हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबीए वाला। एमबीए वाला की इस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? देखो, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम बात करते हैं ना अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की, वहाँ पर आपकी जीके की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम कुछ सेशंस के माध्यम से आप तक करंट जीके भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके साथ ही ना आपकी जो स्टैटिक जीके है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे मान लो मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं, आपके बिजनेस न्यूज़ की बात करूं, यहाँ पर कुछ स्टैटिक और कुछ डायनेमिक दोनों का एक अच्छा मिश्रण अगर हमारे पास होता है तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम्स के अंदर तो हमें वो हेल्प करता ही है। उसके साथ ही साथ आपके इंटरव्यूज़ के अंदर भी आपकी जो एनालिसिस है, जो इन डेप्थ नॉलेज है, उसको भी यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो चाहे इंटरव्यू का एस्पेक्ट हो या फिर जो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स के अंदर आपको एक एज दिलाने की बात हो, वहाँ पर ये सारे सेशंस आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। राइट? तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर ना लगभग हम 20-25 क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको ना इकोनॉमी के काफ़ी जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर हम अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इंडिया एम्स टू अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर। अब देखो, जब हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं तो उन्होंने 2019 यानी कि 2019 के अंदर अनाउंस किया कि भारत देश को ना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। अब उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट था कि ये जो हम टारगेट अचीव करेंगे वो 2024-25 तक हम कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब ये तो हमारी होगी कि अभी तक की जो बात चल रही थी। पिछले साल की अगर आपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच सुनी हो तो वहां पर उन्होंने बात किस चीज की करी? आपकी विकसित भारत की। सर, ये विकसित भारत का अर्थ क्या होता है? देखिए, विकसित भारत का अर्थ है, विकसित मीन्स डेवलप्ड। भारत का मतलब इंडिया, देश की बात कर रहे हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि हमने ना हमारी अगर हम देश की बात करें तो बहुत लंबे टाइम से हम बोलते जा रहे हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। पर अब समय आ चुका है कि हम इस डेवलपिंग कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बनाएं। कब तक बनाने का टारगेट है? इसका टारगेट है आपका 2047। तो हमने क्वेश्चन तो आंसर किया ही, एट द सेम टाइम हमने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के माध्यम से अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने की भी कोशिश करी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पूछा गया है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। ये पूछ रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? क्या ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर आपका एग्रीकल्चर और आपकी इंडस्ट्री देखने को मिले, या फिर आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर होता है, या बाकी और एस्पेक्ट जैसे ग्लोबलाइजेशन की बात हो गया, या फिर कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल है? देखो, जब हम बात करते हैं ना मिक्स्ड इकोनॉमी की, अपने आप में कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ना इसको एक बार हम ना डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमीज की, तो दुनिया की इकोनॉमीज को हम अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो होती है हमारी ऐसी इकोनॉमी जो कि सेंट्रली प्लान्ड होती है, एक होती है आपकी मार्केट। सर, क्या अर्थ इस चीज़ का? देखो, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो कोई आपको वस्तु बनानी है, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ बनानी है, उसके रिगार्डिंग जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनका जवाब कौन देगा? यानी कि कौन सी चीज़ बनानी है, किस क्वांटिटी में बनानी है, किस रेट के ऊपर बनानी है, किसके लिए बनानी है, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, किसके लिए कोई चीज़ बनाई जा रही है, ये सवालों का जवाब देता कौन है? अगर मान लो आपकी सरकार बताए आपको सारी चीज़ें कि अच्छा भाई, तुम्हें ये सब चीज़ें बनानी है, तुम घड़ी का व्यापार नहीं कर सकते, घड़ी का काम नहीं कर सकते, तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें खेती का काम ही करना है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो गया। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सरकार तय करती है तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रली प्लान्ड। बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जाता है कि वहाँ की सरकार जो है ना अलग अलग फैसले लेती है, बहुत सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। वेयर एज जैसे आप यूएसए की बात कर लो, यूएसए में ना प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है, वहाँ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट लोग, इनका रोल रहता है। अगर किसी का मन करता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करूँ तो उसके ऊपर वो काम करेगा। अगर वो चाहता है कि मैं अमीरों के लिए प्रोडक्ट लेके आऊँ तो अकॉर्डिंगली मर्सिडीज़ और इस तरह की वो प्रोडक्ट्स लेकर आता है। तो यहाँ पर ना पता क्या होता है, मार्केट जो आपके प्राइवेट सेक्टर है कहीं ना कहीं वो यहाँ पे फैसले लेता है। तो एक वो सेक्टर हो गया जो सेंट्रली प्लान जिसको बोला, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर का रोल है।
एक दूसरा सेक्टर हो गया जहां पर आपके प्राइवेट सेक्टर का रोल है। तो ये दोनों अलग अलग दिशा में हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब एक होता है आपका मिक्स्ड के अंदर क्या होता है, इसके भी थोड़े फीचर्स हो गया, इसके भी थोड़े फीचर्स हो गया, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आप मुझे बताओ, जैसे मैं बात कर रहा था ना, जैसे यूएसए की बात कर रहा था, तो यूएसए हमें थोड़ा इधर देखने को मिल जाता है। आपका जो पहले रशिया से पहले जो यूएसएसआर होता था वो थोड़ा इस साइड हमें देखने को मिलता था। नॉर्थ कोरिया, आजकल हम बात करते हैं ना नॉर्थ कोरिया की, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो सारे फैसले लिए जाते हैं वहाँ की सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, तो वो आपका सेंट्रली प्लान के अंदर आ गया। तो मुझे आप ये बताओ कि इंडिया कहाँ पर आएगा, क्या हम यहाँ हैं या इंडिया यहाँ पर है? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं सर, इंडिया दोनों के बीच में है। तो इंडिया क्या हुआ, एक मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर का भी रोल है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। क्लियर हुई है बात? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ सरकार भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, आपका प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके को एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हमने बोल दिया क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लाया था, जैसे नॉर्थ कोरिया थोड़ा आपका कम्युनिज्म हो गया, उसकी तरफ इंक्लाइंड है, यूएसए थोड़ा इधर की तरफ है, तो इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो। अब तो ये मैंने आंसर बता ही दिया आपको। क्या बताया कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, क्या सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है? नहीं भैया, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। बहुत ही सिंपल आंसर था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि इंडिया को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या इंडिया, इनमें से क्या चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए? देखो एक एक करके ना सबका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहला वो कह रहा है फूड डेफिसिट इकोनॉमी या फूड डेफिसिट सिस्टम। क्या मतलब होता है? फूड होता है खाना, डेफिसिट मतलब होता है कमी। क्या इंडिया एक फूड डेफिसिट इकोनॉमी है आज के समय? आंसर इज नो। देखो आज से अगर आप 60-70 साल पीछे जाओ, इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम, 1960 के स्टार्टिंग का टाइम देखो, तो उस समय हम फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया में उस समय खाने की कमी होती थी। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जब आपको ग्रीन रेवोल्यूशन समझाया था, वहाँ ये चीज़ बताई भी थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले ना हम यूएसए के ऊपर निर्भर थे, वहाँ से सामान आता था शिप्स में भरकर, फिर हमारे यहाँ पे अनाज बंटता था, तो उस समय हम फूड डेफिसिट थे। आज के समय ऐसा नहीं है, तो आपका फूड डेफिसिट वाला ऑप्शन तो हो जाता है गलत। दूसरा कह रहा है इंडिया एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। क्या ये बात ठीक है? आंसर इज यस। इंडिया में आप खुद देखो ना, आज के समय लोग आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं लेबर हमारे यहाँ पे अच्छी खासी है, सरप्लस मतलब ज़्यादा होना। तो ये बात अपने आप में करेक्ट है कि लोगों की वजह से आपके जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो यूथ आपके पास इतना सारा है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, लेबर सरप्लस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली करेक्टराइज्ड बाय, वर्ड क्या यूज किया उसने? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे यूएसए, आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और कुछ होती हैं आपकी अंडर डेवलप्ड, जो डेवलप नहीं हो पाई, उसी को बोला जाता है। तो वो कह रहा है कि जो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है लो पर कैपिटा इनकम। देखो जब भी आप ना, अगर किसी को ये पर कैपिटा का अर्थ नहीं पता, तो इसका अर्थ समझ लो। पर कैपिटा का अर्थ होता है क्या? पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन, यानी कि अगर एक पर्सन की एवरेज के बेसिस के ऊपर हम उसकी इनकम देखें, तो क्या वो कम होती है इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर पर पर्सन जो इनकम होगी वो कहीं ना कहीं कम ही होगी, तभी तो वो डेवलप नहीं हो पाई। दूसरा बात वो कह रहा है कहीं ना कहीं जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो कम देखने को मिलती है। ये बात भी करेक्ट है। अगर आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए आपके पास अच्छी मशीनरी, अच्छे टूल्स, ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके पास अच्छी सेविंग्स होगी, तो कहीं ना कहीं आप उसको चैनलाइज, उसको आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो अगर बट ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वो अंडर डेवलप्ड हो गया, तो उसका भी रेट कहीं ना कहीं कम देखने को मिलता है। तीसरा कह रहा है, तो पहले दोनों तो ठीक हो गए, चलो ठीक है। तीसरा कह रहा है लो डिपेंडेंसी रेशो। सर ये क्या चीज़ होता है डिपेंडेंसी रेशो? देखो जब ना ऐसे कोई टर्म्स आए ना आपको इकोनॉमी के अंदर, या कहीं पर भी आपके एग्जाम के अंदर मान लो कोई टर्म आ जाए, उसको थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश क्या करो। डिपेंडेंसी, क्या अर्थ हो सकता है डिपेंडेंसी का? डिपेंडेंसी होता है डिपेंडेंट,
तो कौन होते हैं डिपेंडेंट? देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लो 15 से जो 64 साल के लोग हैं, यही कहीं ना कहीं काम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यही देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। वेयरएज कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं बच्चे जो 0 से लेकर 14 साल तक के हैं। अब बच्चे थोड़ी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट आज कर पा रहे हैं, अभी थोड़ी कर पाएंगे, फ्यूचर में करेंगे डेफिनेटली, अभी नहीं कर रहे। या फिर कहीं ना कहीं आपके हो सकते हैं जो 64 साल से ऊपर के हों, थोड़े जो बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट्स। अब आप मुझे बताओ, डिपेंडेंसी का मतलब समझ आया? ये जो इनकी जनसंख्या होती है, जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, क्या उसमें डिपेंडेंसी रेशो कम होती है, ज़्यादा होती है? आंसर इज ज़्यादा होती है। सर ऐसा क्यों? देखो जो अंडर डेवलप्ड आप इकोनॉमी कोई भी उठा के देख लो, वहाँ पर जनरली ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर एक एक फैमिली में जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है, और जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिपेंडेंसी रेशो लो नहीं होगी, वो हाई होगी। तो जो बात लिखी है ना लो, ये अपने आप में गलत हो जाएगी। चौथा कह रहा है कि वर्कफोर्स आपकी ज़्यादातर टर्शरी सेक्टर के अंदर होती है। देखो सेक्टर्स आप सभी जानते होंगे, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और एक टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम बात कर लेते, जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, खेती के अंदर लोग हैं, तो हम बोलेंगे कि यार हाँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं। सेकेंडरी के अंदर हम बोलते हैं कि यार इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लोग हैं। टर्शरी की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम सर्विस सेक्टर की, आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपके ट्रेड, आपकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी इंडस्ट्री, मतलब आईटी सेक्टर जो हो गया, इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर खुद बताओ, इकोनॉमी क्या है, अंडर डेवलप्ड। कहाँ पर होंगे लोग, क्या टर्शरी में होंगे, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे? नहीं, वो होंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर। तो यहाँ पर आपका चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट आपका क्या बना, आपका सही स्टेटमेंट बना ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो सर ये बात भी हम समझ गए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडिया के केस के अंदर अगर हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी किन कारणों की वजह से या फिर किन फीचर्स की वजह से डेवलपिंग इकोनॉमी है। मैंने आपको बताया था ना, इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर किन कारणों की वजह से इंडिया डेवलपिंग है? पहला कह रहा है कि इंडिया में अभी भी क्या है, ऑक्यूपेशन मेजरली एग्रीकल्चर है। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे ना, तो लगभग हमारे जो 45% लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज भी खेती के ऊपर निर्भर रहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो इस वजह से आपका इंडिया डेवलपिंग कैटेगरी में डेफिनेटली है। दूसरा कह रहा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है हमारा बेरोजगारी, ठीक है। सर बेरोजगारी तो है इंडिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर यहाँ पर उसके आगे एक शब्द आपने जोड़ दिया। वो शब्द क्या है? डिसगाइज्ड। आप लोग अपने इंग्लिश की भी तैयारी कर रहे होंगे डेफिनेटली, बहुत सारे आप नई नई वोकेबलरी वहाँ पे आप सीखते हो। तो जब मैं बात करता हूँ ना डिसगाइज्ड की, इसका अर्थ होता है हिडन। आप इसको हिडन कह लीजिए, या फिर आपको अगर हिंदी में जानना है तो इसको हम छुपा हुआ भी कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर बेरोजगारी तो सुनी है, पर ये छुपी हुई बेरोजगारी ये क्या चीज़ होती है? देखो मान लो एक खेत है, ठीक है। अब खेत के अंदर मान लो 3 लोग काम कर रहे हैं, ओके। 3 लोग जब काम कर रहे थे इस खेत के ऊपर, तो हो सकता है उनका आउटपुट आया होगा कुछ, मान लो उन्होंने 5 किलो वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है। अब 3 लोग मिलकर क्या कर रहे थे, 5 किलो आउटपुट एक सर्टेन एरिया ऑफ लैंड से प्रोड्यूस कर रहे थे। मान लो उनमें से किसी का एक रिश्तेदार आ गया या कोई और आ गया, वो बोलता है कि नहीं यार मैं भी तेरे साथ काम करता हूँ। अब 3 की जगह लेट से 5 लोग काम करने लग गए, पर हुआ पता क्या, जितना पहले आउटपुट आता था अभी भी उतना ही आउटपुट आ रहा है। तो आप एक बात समझ पाए, पहले 3 लोग थे, अब लोग हैं 5, पहले जितना आउटपुट था अभी भी उतना ही आउटपुट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से जो 5 लोग हुए, बेसिकली जो बीच में 2 लोग एक्स्ट्रा आए, इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बिल्कुल बोला जा सकता है, ये बात तो बिल्कुल अपने आप में ठीक है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं जो 2 लोग थे
वो एक्चुअल में कुछ काम कर ही नहीं रहे। हमें लग रहा है कि वो शायद खेत में कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, पर दरअसल में वो काम नहीं कर रहे। तो लग रहा है कर रहे हैं पर कर नहीं रहे। ये क्या हुई? दिस इज व्हाट, छुपी हुई बेरोजगारी। इंडिया में ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में काफ़ी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे अगर ज़्यादातर आप लोगों की बात करो ना, तो उनकी अच्छी हेल्थ नहीं है। अच्छी सेहत ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो उतना प्रोडक्टिव मैनर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। अच्छी एजुकेशन नहीं है। अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी कि हम 100% नहीं दे पाएंगे, अपने स्किल्स नहीं बढ़ा पाएंगे, उन स्किल्स का देश की अर्थव्यवस्था के अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये भी एक कारण बनता है। और चौथा बात क्या कर रहा है? पर कैपिटा इनकम हायर होती है प्रोटीन्स, सॉरी इनकम नहीं, प्रोटीन्स के माध्यम में हर पर कैपिटा ज़्यादा है। पर कैपिटा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज पर पर्सन। प्रोटीन्स के अंदर पर पर्सन ज़्यादा होना अपने आप में गलत है। इंडिया में कम है ये नंबर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3, पहले 3 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत सिंपल आंसर है। आज के समय अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। मैंने बताया था ना कि इंडिया को 2047 तक का हमने टारगेट लिया हुआ है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे। बट अभी क्या है? अभी हम डेवलपिंग इकोनॉमी हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इनमें से किन किन चीज़ों के साथ करेक्टराइज हो रही है। देखो रीज़न भी कि ना मैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि समझो कि ना आप कल को कहीं ना कहीं जब जाओगे अपने बी स्कूल्स में जाओगे या जहाँ भी आप कहीं ना कहीं आप आगे काम करोगे, तो वहाँ पर इकोनॉमी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के साथ लिंकेज जो क्वेश्चन अब आते हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकियों के मुकाबले। तो डेफिनेटली ये टॉपिक इस वजह से भी पॉइंट हो जाता है कि एग्जाम्स में आपसे डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग चीज़ें पूछी जाएंगी। तो 4-5 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला कह रहा है प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि डेफिनेटली एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि डोमिनेंस तो उसकी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो पहली बात करेक्ट है। दूसरा कह रहा है इंडस्ट्रीज़ की प्री डोमिनेंस। नहीं, ये अपने आप में गलत है। देखो जब हम बात करते हैं ना कि देश में बेरोज़गारी है या देश में इतने सारे युवा हैं, उनको अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा, तो कैसे मिलेगा उनको रोज़गार? उनको रोज़गार कहीं ना कहीं तभी मिल पाएगा जब इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो अच्छे लेवल पर होंगी। पर हम इस बात को जानते हैं कि इंडिया में अभी भी इंडस्ट्रीज उस लेवल पर नहीं है। जैसे चाइना की अगर हम बात करते हैं, आप आजकल सामान देखो, बहुत सारा सामान अभी भी मेड इन चाइना हमें देखने को मिलता है। अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज अच्छी होती तो यहाँ पर इन सभी सामानों के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता। अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, इसलिए आपका इंडस्ट्री का अभी प्री डोमिनेंस हमें नहीं देखने को मिलता। तीसरा कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं कम है। ये बात हमने देखी, पर कैपिटा पर पर्सन इनकम कम है, तो तीसरा स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। और चौथी है कि अभी भी यहाँ पे इंडिया में अच्छी खासी बेरोजगारी एक मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिलती है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपके करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब हम बात करते हैं ना देश की ग्रोथ की, एक कंट्री की ग्रोथ की, तो उस ग्रोथ के अंदर ना कौन सा नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है। देखो आपके ना जब कहीं ना कहीं, जब मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि सर देश की तरक्की करवानी है, तो देश की तरक्की के लिए ना अलग अलग फैक्टर्स आपको चाहिए होंगे, मतलब अलग अलग चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उन फैक्टर्स को ना हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं आपके कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑन द अदर हैंड आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक। सर किस तरह से इकोनॉमिक क्या हो सकते हैं? जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपके अलग अलग रॉ मटेरियल्स हो गया, या फिर आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये क्या है? दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये अपने आप में चाहिए होंगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह कैसी है, ये भी चाहिए होगा। कहीं ना कहीं वहाँ पे इनोवेशन हो गया, ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। आपके एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, आपके कैपिटल रिसोर्सेज हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे क्या हैं? ये आपके इकोनॉमिक एंगल हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ नॉन इकोनॉमी की, तो यहाँ पर जैसे आपका
सोशल कंपोनेंट आ जाता है। देश को तरक्की करनी है तो सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या वहाँ की सोसाइटी आपस में प्यार मोहब्बत से रहती है नहीं रहती, क्या ऐसा तो नहीं है कि रिलीजन के ऊपर या फिर कास्ट के बेस के ऊपर वहाँ पे दंगे झगड़े होते हैं, ये सब चीज़ें, वहाँ का पॉलिटिकल कंपोनेंट कैसा है, ये सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये नॉन इकोनॉमिक के अंदर आती हैं। तो पॉइंट क्या हुआ, आपके जो बी सी डी हैं दीज आर व्हाट, दीज आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। वेयर यहाँ पे क्या पूछा है, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट की बात करी है, तो उसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वहाँ के लोगों का जो सोशल बिहेवियर है वो कैसा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जो इंडिया में डेवलपमेंट की बात कर रहा है वो किसके इंटरेस्ट की बात करता है, यानी कि इंडिया में हम अगर बात करते हैं कि देश को ही प्रगति करनी है, देश का विकास करना है, देश को आगे बढ़ना है, तो किसका ध्यान हम दिमाग में रखते हैं, क्या एक पर्सन का दिमाग में ध्यान में रखते हैं या स्टेट का। स्टेट मतलब आपके जो राज्य की बात हो रही है, मतलब राज्य मतलब आपकी जैसे स्टेट का मतलब जरूरी नहीं कि आप हम जो स्टेट जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, नहीं, हम ओवरऑल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट का ध्यान रखना है या लोगों का, द आंसर इज दोनों का। अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं ना तो डेफिनेटली वहाँ पर इंसान का डेवलपमेंट की तो बात है ही है, पर कहीं ना कहीं हमारा पूरा देश, हमारी पूरी जो कम्युनिटी, हमारे पूरी जो ओवरऑल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों का, भारत देश का ओवरऑल जो विकास की बात करते हैं तो दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पे डील किया गया है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन लाने का ना मेरा एक पॉइंट और भी था, कई बार पता क्या होता है, कई बार बच्चे ना देखते हैं कि अच्छा इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, उनको लगता है कि अच्छा पर्सन की बात हो रही है तो पर्सन इसका आंसर होगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली ऑप्शन ए पढ़ा। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, जल्दी ठीक है आप आंसर जल्दी दो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, पर कभी भी आंसर जल्दबाजी में नहीं देने चाहिए। तो होता क्या है, आप जल्दबाजी में ऑप्शन ए टिक कर देते हो, पर जबकि आपने ऑप्शन नंबर सी पढ़ा ही नहीं। हो सकता है ना ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी ही आपने जो अभी तक आंसर्स चूज किए हैं उससे कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर हो, जैसा कि इस केस में देखने को मिल रहा है। डू यू गेट द पॉइंट? तो इस वजह से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट एंड पर्सन बोथ। तो इस वजह से आंसर जल्दी देने हैं, पर जल्दबाजी में नहीं देने। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम को कहीं ना कहीं आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा मत करना कि जल्दबाजी के चक्कर के अंदर जो कहीं ना कुछ पॉजिटिव में कुछ मार्क्स आने थे उसका आप नेगेटिव करवा लो। ये बात का आप ध्यान डेफिनेटली रखना, ठीक है। आगे बात कर रहा है, एक टर्म यहाँ पे यूज़ करी है उसने, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की। वो कह रहा है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का अर्थ क्या है। देखो दरअसल मैं आपको समझाता हूँ, जब हम आज़ाद हुए ना 1947 में, उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था ना काफ़ी ख़राब थी। आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को बहुत लूटा, राइट, बहुत सारे लोगों के ऊपर कुछ हानियाँ करी, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह से पीड़ा दी गई। तो जब हम देश आज़ाद हुए ना तो देश की हालत बहुत ख़राब थी। तो शुरुआत के जो कुछ साल थे ना उनमें हमें बहुत दिक्कतें आई। हमारी जो इकॉनमी है ना बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाई। इकॉनमी का मतलब मेरा यहाँ पे किसका है, जीडीपी से, यानी कि जब हम बात करते हैं हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो जो जीडीपी था ना वो जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था उस रफ्तार से कई सालों तक नहीं बढ़ पाया। स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो आप 1950 से अगर हम बात करें तो 1980 के कुछ टाइम तक, इन सालों में ना हमारे जो देश की बढ़ने की रफ्तार थी वो अपने आप में काफ़ी कम थी, 3%, 4%, बस इसी के बीच में हम रह जाते थे। अभी तो जैसे हम सुनते हैं ना, कभी 6%, 7%, 8%, 9%, 10% तक की भी हमने पहले बीच में सुने हुए हैं, पर 1950 से 1980-85 तक हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी। तो वो जो समय था, उसी समय की जो ग्रोथ है उसको हम बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर दरअसल में बात किसकी हो रही है, आपकी नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम का अर्थ क्या, यहाँ पर आपकी जीडीपी की वजह से। एक्चुअल में हुआ क्या ना, 1990 के बाद, यहाँ 1991 टू बी वेरी स्पेसिफिक, 1991 के बाद हमने अपने देश की जो अर्थव्यवस्था उसको ओपन करना स्टार्ट कर दिया। पहले हम काफ़ी क्लोज तो नहीं बोलूँगा, पर कंपैरेटिवली आज के समय के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम ओपन उस समय के ऊपर अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। उस वजह से कहीं ना कहीं देश का विकास रुका हुआ था। तो उसी टाइम की जो ग्रोथ रेट आती है आपकी नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोला जाता है आपकी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो दरअसल में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आपकी किसके साथ लिंक्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, तो ये आपकी लिंक्ड है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि
जीडीपी के साथ ये लिंक हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो मैंने देखा ना कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, किस अर्थव्यवस्था हमारी कैसे आगे बढ़ रही है, जीडीपी कैसे आगे बढ़ रही है, उसका लिंकेज किसके साथ है यहाँ पे। और यहाँ पर ना कुछ टर्म्स हैं, आपने अगर ओमेट्स अपने देखे हुए तो इस तरह की टर्म्स आपसे कई बार पूछी गई हैं, तो मैं एक एक करके ना आपको इनका मीनिंग समझा देता हूँ। मान लो एक एग्जाम्पल समझना कोई भी आप वस्तु ले लो, जैसे आप मान लो आप टमाटर की बात कर सकते हो। जैसे मैंने थोड़े टमाटर लिए यहाँ पे, ठीक है, अब ये टमाटर थे मेरे पास। अब लेट्स से आज टमाटर बिक रहे हैं 50 रुपये किलो, ठीक है। अब हो पता क्या सकता है, हो सकता है कि फ्यूचर में इन टमाटर का दाम हो जाए कितना, लेट्स से 100 रुपये किलो। तो यहाँ पर क्या हो गया, 50 रुपये वाली जो वस्तु थी वो हो गई आपकी 100 रुपये की। तो कहीं ना कहीं चीज़ों के दाम बढ़े। इसी दाम बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। सुनते होंगे आप कि महंगाई बढ़ गई, उसी का नाम है क्या, इन्फ्लेशन हम बोलते हैं, जहां पर आपने देखा वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, ये तो एक सिनेरियो हो गया जहां चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो टमाटर के दाम थे 50 रुपये की जगह लेट से 30 रुपये आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है। जब ऐसा हो जाएगा कि 50 रुपये वाली चीज़ आपकी 30 रुपये की होगी, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है चीज़ों के दाम कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं। क्या अर्थ है इस चीज़ का, इसको बोलते हैं हम डिफ्लेशन। क्या ये अर्थ क्लियर हुआ? ठीक है सर, ये दूसरा टर्म भी हमने समझ लिया। ऐसे क्वेश्चन आप देखना आपके ना अलग अलग ओमेट्स में बहुत क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे गए, इन टर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके अलावा एक वर्ड यहाँ पर और है सर, हाइपर इन्फ्लेशन। आपने कभी वर्ड सुना है हाइपर, कि ये बंदा तो हाइपर हो गया? जब ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आ जाता है, कई बार हम हाइपर बोलते हैं। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा की बात जब हम करते हैं। तो जब उसके साथ वर्ड है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हम जानते हैं क्या अर्थ है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का अर्थ था चीज़ों के दाम बढ़ जाना, महंगाई हो जाना यही तो था इन्फ्लेशन। और वर्ड साथ में क्या जोड़ दिया, हाइपर। तो यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाना इज नोन एज व्हाट, हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये टर्म भी हमें क्लियर हो गया। सर एक वर्ड और है आपका यहाँ पे, जिसका अर्थ क्या है, स्टैगफ्लेशन। सर स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ होता है? देखो स्टैगफ्लेशन ना दरअसल में दो शब्दों को जोड़ के बना है। एक होता है आपका वर्ड स्टैग्नेशन, और दूसरा आपका वर्ड क्या है, दूसरा है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो मैंने आपको समझा दिया कि वस्तुओं के कहीं ना कहीं दाम बढ़ रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे जो वर्ड है साथ में, दैट इज स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का अर्थ होता है रुका हुआ। क्या चीज़ रुकी हुई है? देश की ग्रोथ रुकी हुई है। तो बेसिकली ना जब आपके देश की ग्रोथ रुकी हुई होती है पर ऑन द अदर हैंड आपकी महंगाई बढ़ रही होती है, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? इसका अर्थ हुआ कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। काफ़ी ज़्यादा खराब कैसे? जैसे मान लो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है इस समय के ऊपर। सर एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे हम बात करते हैं कोरोना की, जब कोविड-19 पैंडमिक था उस समय के ऊपर याद करो, महंगाई ज़्यादा थी? बिल्कुल थी। महंगाई तो ज़्यादा थी ही थी, पर उसके साथ ही साथ आपकी जो बेरोज़गारी थी वो भी ज़्यादा थी। बिल्कुल ठीक बात है। एंड इसके साथ में तीसरी चीज़ आप नोटिस करना, आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो हम जीडीपी की बात करते हैं, वो जीडीपी भी नहीं बढ़ रहा था। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि सारी तरह से सिचुएशन खराब होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। आई होप ये चारों टर्म्स आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का लिंकेज किसके साथ है? तो आंसर इज आपका इन्फ्लेशन के साथ। जैसे जैसे आपका देश आगे बढ़ता है ना, तो जनरली पता क्या होता है, जनरली आपकी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ साथ आपके देश में जो महंगाई होती है वो भी बढ़ती है। ऐसा क्यों? देखो जैसे देश आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, मेरी सैलरी ज़्यादा हो रही है, मेरे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो मैं कहीं ना कहीं खर्च करूँगा। खर्च करूँगा तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ती है, उस वस्तु की डिमांड बढ़ती है। अब आप खुद जानते हो, जो चीज़ जितनी डिमांड में होती है तो क्या होते हैं, उसके भाव बढ़ जाते हैं, वो उतनी महंगी हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हुई। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड 1991। मैंने आपको बताया ना कि 1991 या उससे 1985 से पहले
हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है, जहां पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था बहुत धीमे से ऊपर बढ़ती है। तो 1991 आते ना हमारी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो उस समय ना कुछ मेजर्स लिए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, LPG रिफॉर्म्स। क्या अर्थ है इन चीज़ों का? इनका अर्थ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये पॉलिसी हम अडॉप्ट करते हैं 1991 के अंदर। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले क्या होता था ना, मान लो आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है या फिर इंडस्ट्री ऑलरेडी लगी हुई है, आपको उसकी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो सरकार की तरफ से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस भी बहुत सारे होते थे। अब जब इतने सारे आपको कुछ भी काम करने के लिए इतने सारे लाइसेंस लग रहे हैं, इसी को बोलते थे लाइसेंस राज। अब आप खुद सोचो, अगर कुछ भी काम करने के लिए आपको हर जगह लाइसेंस लेना पड़ रहा है, और लाइसेंस कौन सा आसानी से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लाइसेंस लेने के लिए आपको किसी को कुछ पैसे खिलाने पड़ेंगे। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि हर चीज़ के लिए पैसे देके काम हो रहा है, तो क्या आपको लगता है वहाँ पे बिजनेस अच्छे से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से ना बिजनेसेस अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। तो हम लेकर आए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, जहाँ पर ये लाइसेंस राज, जो एक्सेसिव लाइसेंसिंग के सिस्टम था ना, उसको हटाया गया। तो ये एक पॉलिसी हुई। साथ में ही प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट हुआ। हमारे जो अलग अलग पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थे वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तो उनमें हमने बोला कि नहीं यार, यहाँ पर हर जगह थोड़ी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को काम करने की ज़रूरत है। अब अगर घड़ियाँ बनानी है, लेट से घड़ी बनानी है, जीन्स बनानी है, तो वहाँ पर सरकार की क्या ज़रूरत है? सरकार ठीक है कंट्रोल कर सकती है, पर हर चीज़ में सरकार का दखल देना ज़रूरी है क्या? नहीं। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है। आजकल बहुत बढ़िया कर रहा है प्राइवेट सेक्टर बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो वो भी एक पॉलिसी आई। साथ में तीसरी पॉलिसी थी ग्लोबलाइजेशन की। पहले हम दुनिया के साथ उतना व्यापार नहीं करते थे, हम दुनिया से थोड़ा कट के रहते थे। ग्लोबलाइजेशन के अंदर ना हम सारी दुनिया के साथ जुड़ गए। तो जो तीन पॉलिसीज थी, इसी को बोलते हैं LPG रिफॉर्म्स की पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का यहाँ पर आपका क्या अर्थ होता है? देखो चारों स्टेटमेंट्स आप लोग पढ़ो और आप लोग खुद बताओ क्या समझ पा रहे हो आप इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के। मैंने आपको सारे के सारे मतलब बताए, लिबरलाइजेशन का भी बताया, आपको प्राइवेटाइजेशन का भी, एंड लास्टली आपको ग्लोबलाइजेशन का भी अर्थ समझाया। तो यहाँ पर ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या होगा, आपकी जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी, लाइसेंसिंग राज थी, उसके अंदर बदलाव लाने को हमने बोला था लिबरलाइजेशन। तो इसका सही आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। उसके साथ में बात करी जा रही है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो LPG वगैरह किया, इसका पाइनियर किसको माना जाता है? देखो 1991 की पॉलिसी थी, तो उस टाइम के ऊपर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्हीं को यहाँ पे पाइनियर माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। हालांकि उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे ना, वो हमारे PV नरसिम्हा राव जी ही थे, तो उन्हीं के टाइम के ऊपर हुआ था। पर एक्चुअल में जो पॉलिसीज थी ये सारी लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम हमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने एक बात भी बोली थी, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। अगर किसी आइडिया का समय आ चुका है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती। और यही दौर था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। आज के समय के ऊपर आपको इतने सारे स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं, इतनी सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं ये 1991 का ही फैसला था जिसने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके साथ में बात करी जा रही है कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो कौन सा फैक्टर इनमें से नहीं है। काफ़ी बार ना मैंने एग्जाम के अंदर देखा है बच्चों को कि ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते, कि पूछा हुआ है नॉट और वो लिखाते हैं कि क्या मेजर फैक्टर था। तो नॉट, करेक्ट, इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है, इन बातों का भी आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि कैपिटल कैसी है, वहाँ की टेक्नोलॉजी के अंदर रिफॉर्म्स कैसे हैं। ये डेफिनेटली अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, अच्छे रिफॉर्म्स होंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है पॉपुलेशन के अंदर बदलाव। अगर आपकी पॉपुलेशन के अंदर बदलाव आएगा, आपके पास यूथ पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन जो कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो डेफिनेटली वो भी कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर।
तीसरा है लेबर कैसे कैसे डिवाइडेड है। अगर आपकी लेबर अच्छी खासी टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर, सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है तो वहाँ पर कुछ काम उसके द्वारा किया जा सकता है। और पर आखिरी बात कि आपके पास ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए, क्या ये एक मेजर फैक्टर है? आंसर इज नो। छोटा मोटा फैक्टर आप कह सकते हो, बट दिस इज नॉट अ मेजर फैक्टर। और उसने पूछा यही है कि मेजर फैक्टर कौन सा नहीं है, तो बाकी तीन तो हैं, तो ये नहीं है, तो आंसर बनेगा जो नहीं था। नहीं कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ के लोगों का रहने का जो तरीका है, जो रहन सहन का तरीका है, वो किसके द्वारा डिटरमिन किया जाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पे। एक कह रहा है जहाँ पे नेशनल इनकम, एक कह रहा है पर कैपिटा इनकम। अब इनकम के साथ तो लिंकेज आप ये समझ गए, पर आप खुद बताओ कि नेशनल इनकम के साथ लिंकेज होगा या पर कैपिटा? द आंसर इज पर कैपिटा। देखो इस बात को समझो, अगर मान लो मैं आपको एक कंपेयर कराता हूँ, आप मान लो कंपेयर करा रहे हो एक इंडिया को और लेट से एक छोटा सा कोई कंट्री मान लो, लेट से आप नॉर्वे की बात कर लो। अगर आप देखोगे, अगर पूरे देश की, हम पूरे इंडिया की इनकम की ऐड करेंगे तो इंडिया में तो इतने सारे लोग हैं, जब इन सबकी इनकम ऐड करोगे तो इंडिया की पूरी इनकम तो बहुत ज़्यादा आएगी, नॉर्वे की इनकम बहुत कम आएगी। तो क्या हम इससे ये कह देंगे कि नॉर्वे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब है इंडिया के कंपैरिजन में? नहीं, इंडिया में तो पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है, बिल्कुल। तो हमें ना एक पर्सन की एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा पर पर्सन इनकम क्या है, वो देखना पड़ेगा। और इस वजह से हमारा जो पर कैपिटा, जो पर पर्सन इनकम है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं एज कंपेयर टू नेशनल इनकम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से यहाँ पर पूछ रहा है द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइजेस। करंट प्राइस का मतलब होता है जो आजकल मार्केट में हमारे प्राइजेस चल रहे हैं, इज हायर देन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। एक होता है कांस्टेंट प्राइजेस, एक होता है करंट। करंट मतलब जो मार्केट में आज प्राइजेस चल रहे हैं। कांस्टेंट होता है कि आपने प्राइस को कांस्टेंट मान लिया, कुछ आपने बोला कि यार हाँ इस तारीख को इतने थे, उसको कांस्टेंट मान लिया। तो कह रहा है कि दोनों के बीच में ना ग्रोथ रेट में फ़र्क होता है। क्यों फ़र्क होगा? अरे फ़र्क इसीलिए होगा ना कि जो करंट मार्केट के दाम हैं वो महंगे होंगे और कांस्टेंट दाम जो होंगे, जो आपने एक बार कांस्टेंट मान लिया, वो कहीं ना कहीं कम होंगे। तो एक्चुअल में जब दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है, चीज़ों के प्राइस लेवल जब चेंज होंगे उसका फ़र्क देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्राइस लेवल देखने को मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर हम बात करते हैं 1867 और 1868 की, उस समय के ऊपर पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वो बताई गई थी 20 रुपये। पहली बार ऐसा हुआ था। और ये करने वाले कौन थे? देखो आप एक चीज़ इमेजिन करना, हमें जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की, तो ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत लूटा, बहुत धन यहाँ से इंडिया से वो ब्रिटेन ले गए। पर कोई हमारे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए इस चीज़ का। डेफिनेटली हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने ये चीज़ करी, और एक्चुअल में ना लोगों ने इकोनॉमिकली ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश करी कि हम डेटा के माध्यम से, इकोनॉमी के माध्यम से ये चीज़ बताने की कोशिश करें। और यहाँ पर रोल आता है दादा भाई नौरोजी का। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और इन्होंने पर कैपिटा इनकम निकालने की कोशिश करी 1867 के अंदर, ताकि देखा जा पाए कि एक इंसान ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, कितनी उसकी इनकम है। तो कहीं ना इन्होंने जो ब्रिटिशर्स का झूठ था वो पकड़ने की कोशिश करी इस माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। मेरा फोकस यहाँ पे ये रहा है कि आपको ना एक अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूँ। डेफिनेटली जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये तो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, बट एट द सेम टाइम जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम के अंदर इकोनॉमी या जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप अपने एग्जाम के अंदर उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी हमारी अच्छी हो रही है, कुछ हमने फैक्चुअल आंसर्स भी देखे ताकि कहीं ना हम फैक्ट्स के अंदर भी धोखा ना खाएं, बट हमारे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे रहें। आई होप आप सभी को ये जो सेशन है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से बहुत सारी और भी मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ ताकि आपके जो जीके है, आपकी जो स्टैटिक भी, करंट भी, उसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ओमैट्स के अंदर भी, आपके इंटरव्यूज़ के अंदर भी, और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर भी। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं आप डेफिनेटली अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से हेल्प ले पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।